ये गड्ढे नहीं है सर, ये कब्र खोदी जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दफन किया जाएगा। तो लड़ाई आर पार की होगी और इनके औकात से बाहर है नरेंद्र मोदी जी की कि इससे वो बच सके। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से निवेदन करता हूं कि अगर तुम्हारे एक बाप ने तुमको पैदा किया है और पूरे मोहल्ले भर की मेहनत नहीं हो तुम लोग, तो आ जाओ किसानों के बीच में और उनको समझा दो इसके फायदे। आज तक कोई कुत्ता, कोई भड़वा आज तक वहां तक गया नहीं देखने के लिए कि बुजुर्ग किसान आखिर ठंडी में क्यों बैठे हैं। वो शायद भूल गए, ये नरेंद्र मोदी जब बिना चड्डी का नंगा घूमता था ना सड़कों पे, तो यही जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं ना, खेतों में हल जोत रहे होते थे। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नंगे चड्डी से घूमते हुए से लेके प्रधानमंत्री बनते देखा, आप उसको डरा लोगे पाएंगे? वो चाहे जितना अपना पिछवाड़ा रगड़ लें, उनके बाप से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और यही किसान संसद तक पहुंच के संसद को खेत बना देंगे ये लोग। विनय जी, लगातार किसानों की जो हालात है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। मोदी जी बाहर हैं, अमित शाह जी बाहर हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, बोलने की बात नहीं है सर। मैं पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में हूँ और लगातार मेरे किसान भाई जो अन्नदाता हैं देश के, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के मैं उनके साथ रहा हूँ। चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे कल बुराड़ी में जो निरंकारी मैदान है, उसमें भी हम लोग रात में वहाँ के जो किसान नेता थे उनसे बात हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। उनको हमने अपनी तरफ से कुछ नाश्ता और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी हमने भिजवाई हैं, जो मुझे थोड़ा सा शर्म लगा कि एक अन्नदाता जो हमें आज तक खिलाता है, आज हमें नौबत आ गई कि हमें उसे खिलाना पड़ रहा है। तो एक दुर्भाग्य है देश का, और जिसका पूरा क्रेडिट जो है वो हमारे देश के सबसे नाकाम और हारे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए जाता है। और रही बात जो मेरी एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, उसको देखते हुए मैंने अपने किसान भाइयों के हक के लिए, जिस तरह से ये किसान विरोधी बिल जो केंद्र सरकार ने, भाजपा ने लाया है, उसके विरोध में आज 1 दिसंबर 2020 को 2:30 बजे के आसपास अभी जस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ और वहाँ पे एक जनहित याचिका मैंने दायर की है। हमारे बड़े भाई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अनुपम त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, उन्होंने इस बिल के खिलाफ एक आवेदन दिया है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और वहाँ पे सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आपने किस तथ्यों के आधार पर, किसके लिए ये बिल बनाया है और इसकी जो गलतियाँ हैं उस पर आपका क्या जवाब है। वो माननीय न्यायालय के द्वारा हम उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात ज़मीन पे जो लड़ाई चल रही है, अभी तो बहुत आगे तक और उग्र होगा कि किसी सरकार के बस की बात नहीं है कि देश के 73% जो आबादी जो किसानी में है, खेती में है, उसको आप रोक सकें। तभी लड़ाई आर पार की होगी और कहीं ना कहीं देश के जो बुजुर्ग वर्ग है वो अब नरेंद्र मोदी जी और इनकी पूरी जो अंध भक्तों की जो सेना है ना, उसकी तबीयत सही करेगी। कल वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कहा कि ये जो किसान हैं इनको लगातार भड़काया जा रहा है, ये किसान नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। भले मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सम्मान करता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। वो जिस तरह से इनको भड़काया जा रहा है, वो चाहे जो भी लोग हैं तो इस देश के नागरिक। आप प्रधानमंत्री देश के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको कांग्रेसियों की बात नहीं करनी है, समाजवादियों की बात नहीं करनी है, टीएमसी के लोगों की बात नहीं करनी है, बहुजनों की अगर बात नहीं कहनी है, तो आप खुल के बोल दीजिए कि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हूं, मुझसे कोई अपेक्षा न की जाए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, आपको हर व्यक्ति का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप उस पद पे बैठे हैं। मेरा एक ही सवाल है, आप कब तक इस तरह से बचते रहोगे? आपसे अगर कुछ हो नहीं पाता तो आप छोड़ के भाग जाते हैं। आपने अपना घर छोड़ दिया, कुछ कर नहीं पाए। आज आप देश में जब सवाल उठ रहे हैं तो आप देश छोड़ के दिल्ली में जब आप जिंदगी भर यहाँ पे पड़े रहे, जब से कोरोना आया है, कोरोना ही ऐसी चीज है जिसने नरेंद्र मोदी जी को रोके रखा है। अदरवाइज ये आदमी अभी तक कम से कम 140 देश की उड़ान कर चुका होता दिल्ली से बैठे बैठे। तो अब जब देश में किसानों की बात उठ रही है और दिल्ली में किसान है, तो भाई साहब उठ के बनारस घूम रहे हैं, इनके छोटे भाई उठ के हैदराबाद घूम रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? ये प्रधानमंत्री कहलाने के लायक हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे जितना भी भाग लें, किसानों ने दिल्ली घेरा हुआ है, अब युवा भी रस्तों पे उतरेंगे और आपको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आप जितना चाहे छुप लें, जितना चाहे भाग लें, चाहे इन्हें कांग्रेसी कह ले, चाहे जो कह ले। अब जो सबसे देश का जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी है ना, ये जो बुजुर्ग किसान है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये जो बुजुर्ग अनुभवी जो खिलाड़ी है ना, वो मैदान में है। अभी तक आप लोगों ने युवाओं को डांट के साइड कर लिया, अभी तक आपने धर्म के नाम पे लोगों को मार के साइड कर दिया, लेकिन अब जो सबसे बुजुर्ग वर्ग है और जो रीढ़ की हड्डी है देश की, अब उसने आपके खिलाफ बगावत खेली है, छेड़ी हुई है।
वो आपसे अब संभाले नहीं संभल पाएगा, आप चाहे जितनी ताकत लगा लो, चाहे जितने बहाने बना लो। किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, उसे जिस तरीके से उनका रास्ता रोका जा रहा है बुलडोजर से और जेसीबी से जो है रास्ता कोड़ दिया गया है, यानी कि गड्ढे कर दिए गए हैं, तो उनको लगातार खालिस्तानी बताया जा रहा है। विनय जी, ये गड्ढे नहीं है सर, ये कब्र खोदी जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को दफन किया जाएगा और ये दफन करने वाले वही लोग हैं जो हल चला के जमीन से सोना उगाते हैं। उनको पता होता है कि बिगड़ैल बैल को कैसे काबू किया जाता है। ये पानी के बौछारों से उन्हें रोक लेंगे। 80-80, 90-90 साल के जो बुजुर्ग हैं ना, वो जब कैनन के पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी तो बुजुर्ग बाबू बैठे हुए थे वहां पे, पानी का आनंद ले रहे थे। ये वो किसान है ना जो ट्यूबवेल के पानी से कुल्ला करते हैं और ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। उनको आप डरा लोगे, इनको खड्डे खोदोगे तो जमीन का सीना चीर करके हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, इनको आप डरा लोगे। ये औकात से बाहर जाके ये लोग खेल रहे हैं। मतलब जो केंद्र सरकार जो हरकतें कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी कब्र खुदा रही है। वो शायद भूल गई है कि जितने सेना में जवान हैं, जितना पुलिस में जवान है, चाहे जितने भी सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबू हैं नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे IAS IPS हो, सारे के सारे किसानों के परिवार से पैदा होकर आए हुए हैं। ये उस जड़ को खत्म करना चाहते हैं। आदमी चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना भी हो जाए, वो आखिर में उस परिवार के साथ ही खड़ा मिलेगा। आप देख लीजिएगा, ये बगावत देश के अंदर हो चुकी है जिसकी बुनियाद ही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने लोकतंत्र नाम की जो हत्या की है आज के डेट में, एक जवानों को, जब जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था, इन्होंने जवानों को किसानों से ही लड़ा दिया। तो लड़ाई आर पार की होगी और इनके औकात से बाहर है नरेंद्र मोदी जी की कि इससे वो बच सकें। अब आपकी सरकार की धज्जियां ये बुजुर्ग ही उड़ाएंगे, युवाओं की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। लेकिन मोदी और शाह जी लगातार ये कह रहे हैं कि इससे लगातार किसानों को फायदा होगा, इस बिल से किसानों को फायदा होगा, MSP पे जो है सही अनाज जो है उत्पादन उसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, कहीं नुकसान की बात नहीं हो रही है। तो भैया यही चीज आके आप समझा दीजिए। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से निवेदन करता हूं कि अगर तुम्हारे एक बाप ने तुमको पैदा किया है और पूरे मोहल्ले भर की मेहनत नहीं हो तुम लोग, तो आ जाओ किसानों के बीच में और उनको समझा दो इसके फायदे। वो चुपचाप चले जाएंगे, उनको फायदा समझा दो। अगर आपकी औकात है तो आइए ना। ये तो बेचारे अनपढ़ कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले साधारण से किसान हैं जो रात में सोते समय एक गिलास दूध उनके लिए बहुत जरूरी होता है। देश की बाकी चीजों से, राजनीति से उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज वो अपने हक के लिए वहां पे लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, तमाम भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थन करने वाले लोग, उनके तमाम लोगों से, एक छोटे से कार्यकर्ता से भी मेरा निवेदन है, भाई अगर आपको लगता है तुम्हारे नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहा है, किसानों के हित में है, तो चले जाओ भैया भीड़ में। वहां पे किसान सब बैठे हैं, आप बात सुनने के लिए बैठे हैं, आप जाइए उनको समझाइए। आज तक कोई कुत्ता, कोई भड़वा आज तक वहां तक गया नहीं देखने के लिए कि बुजुर्ग किसान आखिर ठंडी में क्यों बैठे हैं। बुजुर्ग किसानों पे आखिर पानी की बौछार, ठंडी के सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे पानी की बौछारें की जाती हैं, जिसमें ये अंडभक्त, ये जो भोसड़ी वाले हैं, ये नहाने नहीं जाते 3-3 दिन तक। बुजुर्ग व्यक्तियों पे पानी की बौछारें छुड़वा रही है ये सरकार। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ताबूत में ना आखिरी कील मार ली है। अब इनका नजदीक आ रहा है समय, धीरे धीरे इनका अस्त होगा। क्या विकल्प क्या है? किसान वापस जाएंगे या वहां पर डटे रहेंगे? भाई एक बार युवा होते तो मार के डरा भी लेते। ये तो आखिरी, ये जो बुजुर्ग आज इस समय आगे आए हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग जो पुरुष हैं, उनसे आप उनको क्या डरा लोगे? वो शायद भूल गए ये नरेंद्र मोदी जब बिना चड्डी का नंगा घूमता था ना सड़कों पे, तो यही जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं ना, ये खेतों में हल जोत रहे होते थे। जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नंगे चड्डी से घूमते हुए से लेके प्रधानमंत्री बनते देखा, आप उसको डरा लोगे? जिनका जितना प्रधानमंत्री जी की उम्र है ना, उससे ज्यादा उनको खेतों का अनुभव है, उतने उनसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, उनको आप बहला फुसला लोगे? वो छोटे बच्चे हैं कि हम कुछ भी धर्म के नाम पे बोल देंगे, चल जाएंगे, डंडा लेके निकल जाएंगे सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी की उम्र और इनकी जो अनुभव है बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत नीतियों की वजह से आज वो रास्ते पे हैं। उनको ऐसे बहकाया नहीं जा सकता कि किसी भी तरह से आप बुजुर्गों को उतार दो रास्ते पर। तो कहीं ना कहीं ये जो अब बुजुर्ग जो उतरे हैं, जो देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, अब वो मैदान में है। अब देखते रहिए आगे क्या क्या होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसानों से बात किया जाएगा और वो करेंगे जहां तक इसका समाधान निकल पाए। तो ऐसे में, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आज बॉर्डर पे मौजूद हैं वो उग्र न है और अपना अपना जो है बुढ़िया बिस्तर समेट के घर जा सकते हैं। जरूर कोई ना कोई इस पर संज्ञान लेंगे। हम इंतजार करेंगे कि आपको कब शर्म आएगी नरेंद्र मोदी जी। हम इंतजार करेंगे कब आपको शर्म आएगी अमित शाह जी। देश का सबसे नाकारा और हारा हुआ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश को मिला है। किसान भाई ना पूरा राशन लेके बैठे हैं 5 से 6 महीने का। आपको जब समय मिले तब आइए, उनके बीच में उनसे बात करिए, उनको संतुष्ट करिए, अपना जवाब दीजिए। अगर हमारे किसान भाइयों को लगेगा कि सही है तो वापस चले जाएंगे। आप डंडे दिखा के उनको नहीं डरा सकते।
आप आइए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनकी बातों को सम्मान दीजिए। वो देश के भगवान हैं। अगर हम अपने भगवान को सम्मान नहीं दे सकते तो तुम्हारे जैसे लोगों की औकात नहीं है सम्मान पाने की। अगर आप हमारे किसान भाइयों के नहीं है तो हम आपके भी नहीं है। सर, इस पीआईएल जो आपने सर दाखिल किया, इसमें क्या चीज़ें क्या है किसानों के लिए, किस तरीके का है? देखिए, पीआईएल जो दाखिल की गई है उसमें बहुत मुख्य 3 मुद्दों पे हमने अपनी बात रखी है और माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया है कि इस मामले पे स्पष्टीकरण सरकार से ले और उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी को लेके है। आखिर निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र के जो अधिकारी जिस तरह से लापरवाही करते हैं, अगर एक किसान अनाज लेके पहुंच जाता है तो उसको घुमाते रहेंगे कि कल आओ परसों आओ। आखिर वो मजबूरी में अपना जो अनाज है वो कम दामों पे प्राइवेट हाथों में जो दुकानदार है उसको बेच देता है और यही दुकानदार वापस उसी सरकारी अधिकारी को जाके सरकारी रेट पे बेच के बिचौलिए जो सरकारी अधिकारी और जो दलाल हैं वो अपना मुनाफा कमा लेते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा यही उसमें रिक्वेस्ट है माननीय न्यायालय से, अगर एमएसपी रखी जाए तो सभी के लिए एक जैसी रखी जाए। अगर कोई चीज़ 12 रुपए की तो हर जगह वो 12 रुपए की होती है। अगर उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको सीधे सीधे जेल दी जाए। सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो किसानों का आंदोलन है। दूसरा इसमें भंडारण को लेके है कि आप कितनी भी आप अनलिमिटेड भंडारण कर सकते हो, उसकी कैपिंग की जाए कि एक लिमिट रखी जाए। अदरवाइज फिर प्राइसों के जो अनाज है उसके दाम बढ़ जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारे उद्योगपतियों के लिए लाया गया उस पर भी हमने ऑब्जेक्शंस लिया है कि इस तरह की बाध्यता उनके ऊपर ना हो। और सबसे जो गंदा एक नियम इसके अंदर है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। ये जो सबसे बड़ा जो एक है कि हमारा जो अगर मेरे दिल में कोई दिक्कत है, मुझे अगर न्याय चाहिए तो मैं अदालत जाना चाहूँगा। जो सबसे बड़ा एक हमारा श्रद्धा और एक आस्था है अदालत में, इन्होंने तो उसके भी रास्ते बंद कर दिए कि किसान चाहे मर जाएगा वो अदालत में नहीं जा सकता। ये नियम ही ऐसे बना है। सर, एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि जब आप कल किसानों से मिलने गए थे तो क्या क्या बातें हो रही थी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमने ये सोचा था कि उनको हम कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देंगे या थोड़ा सा मदद कर देंगे, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस तरह से वहाँ पे लोग आ रहे हैं और बहुत तादाद में ये जो बुजुर्ग किसान हैं इन्होंने अपना पूरा राशन वगैरह लाया हुआ है। और ऐसा नहीं सिर्फ 2-5 दिन 10 दिन का, महीनों तक का राशन लाया हुआ है। उनको पता है कि हमें यहाँ पे कितने दिनों तक आंदोलन करना है। तो अंबार लगा हुआ है, लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हम लोग भी एक छोटा सा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिए। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये निकल के आई कि आज भले वो 90 साल के हैं, 80 साल के हैं, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो लड़ने की जो उनका जज्बा है, वो हम जैसे युवाओं के अंदर भी नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने पुलिस है कि आर्मी है। उनको सिर्फ अपना खेत दिख रहा है, अपनी फसल दिख रही है और उसकी मेहनत का जो खून पसीना वो बहाते हैं उसकी अहमियत उनको दिख रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी आंदोलन के लिए, किसानों के मामले में खासतौर पे। तो कहीं ना कहीं उनका जो जज्बा है, उनकी जो ऊर्जा है, वो मैं सलाम करता हूँ कि वो ऊर्जा हम जैसे जो नए युवा हैं जो फेसबुक पे दिन भर टाइम पास करते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं, उनसे तो लाख गुना बेहतर ये बुजुर्ग हैं 90-90 साल को, जिनको अपनी कीमत पता है, जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, वैल्यू है उसकी, एक दाने का कितना कीमत है उनको एहसास है और उसके लिए वो आज लड़ रहे हैं। एक जो ऊर्जा उन्होंने दी है, कल करीबन पूरा दिन हम लोगों ने वो हरियाणा बॉर्डर पे, उसके बाद बुराड़ी में जो जिस तरह से किसानों से बात की, सैल्यूट करता हूँ उनके जज्बे को। और मैं निवेदन करूंगा देश के तमाम युवाओं से कि आगे आएं। आज ये बुजुर्ग मैदान में उतरे हैं, सबसे अनुभवी हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमें भोजन देते हैं, निवाला देते हैं। आज उनको हाथ फैलाना पड़ रहा है, ये हमारे देश के लिए सबसे दुर्भाग्य है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन बाबाओं के साथ में खड़ा रहना और आखिरी दम तक। अगर वो मरने गोली खाने के लिए सीना आगे कर सकते तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे रहते हुए अगर बुजुर्ग आदमी का अगर उस पर लाठी चल गई, उसको एक थप्पड़ लग गया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो तमाम देश के युवाओं से मैं आह्वान करूंगा कि आगे आओ, रस्तों पे उतर कर हमारे किसान भाइयों का साथ दो, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे बच्चों की रोजी रोटी इन्हीं से चलनी है। तो कहीं ना कहीं आज वो मुसीबत में है तो उनका साथ देना हमारा हक बनता है। दूसरा शाहीन बाग समझने की तैयार हो गया, जिस शाहीन बाग जिस तरीके था उसी तरीके का किसान आंदोलन भी बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, शाहीन बाग और किसान आंदोलन ये दो अलग क्षेत्र हैं, फील्ड अलग है, लेकिन दोनों के विरोधी एक ही हैं, नरेंद्र दामोदर मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही एकमात्र ऐसी सरकार है जो एक दूसरे भारतीयों को आपस से तोड़ रही है। उन्होंने शाहीन बागों में हिंदू मुसलमान करके तुड़वाया, अब जवान और किसान को आपस में लड़ा के यहाँ पे वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ना वो शाहीन बाग को तोड़ पाए थे, ना ये किसान आंदोलन को तोड़ पाएंगे। वो चाहे जितना अपना पिछवाड़ा रगड़ लें, उनके बाप से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और यही किसान संसद तक पहुंच के संसद को खेत बना देंगे ये लोग।
थोड़े समय का इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर देश का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। और मैं पूरे देश के किसानों से और युवाओं से निवेदन करूंगा कि ये एकजुटता का समय है। देश को तोड़ने वालों के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है देश की एकता अखंडता बनाए रखिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारा अन्नदाता है, हमारा जो भगवान है, आज उसके पैर पकड़ के उसकी हिम्मत देने की हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसके लिए आगे आना चाहिए। थैंक यू सर।